हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, हमने स्टार्ट किया था। जिसमें हमने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को, उस क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये सब कुछ मैंने आप समझाया था। साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग है वो करना मस्ट है, लीगल रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर अकाउंटिंग को सीखेंगे। इस आपके यूनिट में जितना भी अकाउंटिंग है उसके अकाउंटिंग को सीखेंगे, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो आपको जानना ही है कि किस तरीके से इसका अकाउंटिंग करेंगे। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं। अगर हम बोले प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब हम क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये इंक्लूड करते हैं। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए, कंपनी के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसमें हम प्रिपेयर करते हैं। ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है लास्ट के वीडियो में। अब कुछ ऐसा आइटम है जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हर बार इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या इसका मतलब होता है, ये पहले हम जानेंगे, तब इसका ट्रीटमेंट को सीखेंगे। बेसिकली देखिए क्या है आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्शन करते हो, सामान को सेल करते हो, और सेल जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि जब तक कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा, तब तक वो बिजनेस चल नहीं पाएगा, अपने सारे एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसके सोर्स ऑफ इनकम भी तो कुछ होंगे ना कहीं से तो पैसा आएगा। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम चलाना है आप लोग को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाना है, यानी बेसिकली आपका क्लब वगैरह जो भी चीज़ चलाना है एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी, और पैसा आना भी चाहिए, और आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ दिखाएंगे, और जाएगा पैसा जो आप पेमेंट करोगे वो पैसा कहाँ दिखाएंगे, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके मेंबरशिप को लेते हैं, अगर आप उसके मेंबर बनते हैं, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑनर नहीं होता है, कोई भी मालिक नहीं होता है, हर कोई उसके मेंबर होते हैं। आपको जब आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी शुरू किया है, तो आप उसके ऑनर नहीं बन जाओगे, आप उसके मेंबर बनोगे। कोई भी उसमें ऑनर नहीं होता है। इसीलिए तो हम कैपिटल अकाउंट ना लिख के कैपिटल फंड लिखते हैं, क्योंकि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फंड है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर फंड वो नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड लिखते हैं। तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो आप उसके मेंबर बनोगे, और सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब्सक्रिप्शन ही है, यानी हर साल आपसे कुछ ना कुछ एक छोटा अमाउंट कैश के तौर पे, पैसे के तौर पे लिया जाएगा, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प हो सके, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो बियर कर सके। इसीलिए अपने सदस्य से, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उनसे क्या लिया जाता है? सब्सक्रिप्शन कह सकते हो, काइंड ऑफ चंदा, हिंदी में बोले तो क्या, चंदा लिया जाता है, ताकि जो अपने एक्सपेंसेस है उसको बियर कर सके। तो हर साल अपने मेंबर से जो है सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, और सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब बात करेंगे सब्सक्रिप्शन दिखेगा कहाँ पर। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा आपका सब्सक्रिप्शन। क्यों दिखेगा डेबिट साइड में? क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये बनेगा। कैश आया है तो जो भी कैश आया है वो हम कहाँ दिखाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
ऐसे कर देते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कैश बेसिस पे बनाते हैं तो ये प्लस हम इधर कर देते हैं, आप लोगों को करना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ये प्लस साइड है और ये आपका माइनस यानी क्रेडिट साइड है, यानी जो भी पैसा आएगा हम यहाँ लिखेंगे और जो भी पैसा जाएगा हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, किस बेसिस पे चलता है? तो ये कैश बेसिस पे चलता है। अब सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखेगा? तो सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो दिखेगा आपका रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में, आपका सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका पैसा आया है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड चलेगा, सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपको जानना है कि क्या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, क्या रेकरिंग नेचर का है? तो हाँ, ये हर बार अपने सदस्य से लिया जाता है, तो ये रेकरिंग नेचर का है, रेगुलर आपका इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है ये। ठीक है, तो देखिए हम आपको पहले समझाते हैं, पहले एक अकाउंट बना लेते हैं। दूसरा जो आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर बनेगा आपका यहाँ पर बैलेंस शीट। तरीके से समझेंगे, ये आपका एसेट साइड और ये आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखेगा? आपका डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि कैश आया है। अब देखिए रिसीट एंड पेमेंट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट में जो है आपका जो भी रिसीट है वो डेबिट साइड में दिखेगा, लेकिन दो टाइप का आपका इसमें रिसीट दिखेगा। एक दिखेगा आपका रेवेन्यू रिसीट, यानी जो पैसा आया है, जो पैसा मिल चुका है, रेवेन्यू रिसीट, और दिखेगा आपका कैपिटल रिसीट। इसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे सारा। यहाँ से आपका ट्रीटमेंट भी पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट, और यहाँ दिखेगा आपका कैपिटल पेमेंट, यहाँ दिखेगा आपका। अब है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ये जो है आपका, ये है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आया डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी पैसा गया वो क्रेडिट। ये जो है आपका अकाउंट, ये है आपका नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको डेबिट साइड लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखता है, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में किसे दिखाएंगे हम? जो भी इनकम होगा उससे दिखाएंगे, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर इधर दिखाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम यानी इनकम इधर दिखाएंगे। अब जो भी इनकम है वो किधर आएगा आपका? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? रेवेन्यू नेचर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन की बात करें। अच्छा, सब्सक्रिप्शन को रहने देते हैं, पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में किधर आएगा? पैसा रिसीव हुआ है ना, तो इनकम है ना, तो आपका इनकम साइड में जाएगा रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है बात? इनकम है, पैसा मिला है तो इनकम है, तो रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में दिखेगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम यानी क्रेडिट साइड में दिखेगा। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट है, पेमेंट दे रहे हैं मतलब खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, इसीलिए यहां पर हम दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में दिखाएंगे। एकदम क्लियर है? यानी आपसे एक नंबर का सवाल पूछेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस टाइप के आइटम को लेते हैं, तो रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। बोलिएगा, पूछेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर करते हैं, तो बोलिएगा इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में करते हैं, नॉमिनल अकाउंट से चल रहा है। और पूछेगा कि रेवेन्यू रिसीट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो लिखिए बोलिएगा आप कि इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? अच्छा, रेवेन्यू जो है ये रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू पेमेंट है, ये दोनों आपका हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ये दोनों आपका रेगुलर नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, रेकरिंग लिख देते हैं हम सिर्फ। और जो कैपिटल है ना,
और जो कैपिटल पेमेंट है ये कैसा होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का। नॉन रेकरिंग नेचर का यानी वो जो रेकरिंग नेचर का नहीं है। तो यहाँ पर बात करें कि जो रेकरिंग नेचर का यानी जो लगातार पैसा आ रहा है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो लगातार पैसा जा रहा है यानी एक्सपेंसेस को इधर दिखाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो कैपिटल पेमेंट भी आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, तो फिर ये कहाँ जाएगा? कैपिटल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कैपिटल पेमेंट कब करते हो, यानी नॉन रेकरिंग नेचर का आप एक्सपेंडिचर कब करते हो? जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग परचेस कर लिया, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस कर लिया, बिल्डिंग परचेस किया, तो बताइए कि बिल्डिंग क्या होता है, मेरा एसेट होता है। तो कैपिटल पेमेंट ये वाला, ये कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या लिखेंगे हम? कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी लिखिए, कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एसेट बनेगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग, एक छोटा सा लिख देते हैं, तो बिल्डिंग यहाँ पर आएगा आपका, क्योंकि कैपिटल पेमेंट किया, पैसा तो गया लेकिन बदले में एक एसेट तैयार हो गया, इसलिए कैपिटल पेमेंट आपका यहाँ जाएगा, और कैपिटल रिसीट आपका कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। एक मिनट, कैपिटल रिसीट। जैसे मान लीजिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपका कैपिटल रिसीट है। क्या लोन आप बार बार लेते हैं? नहीं, नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो आपका पैसा तो आया लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, लोन। उसी तरीके से जो भी आइटम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल रिसीट है, जो रेगुलर नहीं है, जो कैसा है? नॉन रेकरिंग नेचर का है, वो आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। क्लियर है? फिलहाल हम यहाँ पर ऐसे समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं लोन। क्लियर है? ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन गया। अब बात करते हैं सारे आइटम की। एक ही साथ समझेंगे सारा बात, अलग अलग क्यों समझेंगे? देखिए, सबसे पहला है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर से लिया जाने वाला एक मिनिमम अमाउंट है, एक रकम है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, और ये रेगुलर नेचर का है। हर बार अपने मेंबर से, जो भी आप भी मान लीजिए किसी एनपीओ के मेंबर हैं, तो आपसे भी एक मिनिमम अमाउंट हर बार लिया जाएगा। तो कैसा आपका रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट है। तो रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा सब्सक्रिप्शन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बात? और कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद आते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, अब आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, लाइफ टाइम जुड़ने के लिए आप एक लमसम अमाउंट, यानी एक ऐसा अमाउंट लाइफ टाइम जुड़ने के लिए एक बार ही में ही आपने एक पेमेंट कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फी, यानी लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए आपने एक बार में ही लमसम अमाउंट फी दे दिया। वो कितना होगा वो डिपेंड करता है कि संस्था कितना फी लेता है। तो लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए आपने लाइफ मेंबरशिप फी लिया, तो बताइए ये दिखेगा कहाँ पे? ये दिखेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में, यानी डेबिट साइड में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? रिसीट साइड में यानी डेबिट साइड में दिखेगा। अब हमको ये बताइए कि क्या लाइफ मेंबरशिप फी हर कोई हर बार लेता है क्या? जैसे आप किसी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप एडमिशन फी या एंट्रेंस फी देते हैं, है ना? लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी क्या हर कोई लेता है? क्या ये रेकरिंग नेचर का है? नहीं, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड तो दिखेगा, क्योंकि ये तो रिसीट तो है, लेकिन कैसा है? नॉन रेकरिंग नेचर का रिसीट है। नॉन रेकरिंग नेचर का रिसीट है तो आपका लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ चला जाएगा? ये आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा और आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। समझ में आ रहा है बात? क्या ये रेगुलर है? आपको क्या देखना है इसमें? इसमें आपको देखना है कि रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का है। अगर रेकरिंग नेचर का है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नॉन रेकरिंग नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको इसमें। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या रेकरिंग नेचर का है? क्या बार बार आता है? नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत थोड़े लोग ही होते हैं जो लाइफ मेंबरशिप फी लेते हैं। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का इनकम है, रिसीट है, इसीलिए डेबिट साइड में दिखेगा, लेकिन नॉन रेकरिंग होने की वजह से ये चला जाएगा आपका
लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? आगे एंडोमेंट फंड, एक है आपका एंडोमेंट फंड, एक है आपका डोनेशन, एक है आपका लीगेसी। बात करते हैं पहले एंडोमेंट फंड की। तो देखिए एंडोमेंट फंड है जो कि आपका पैसा रिसीव हुआ है, रिसीट हुआ है, पैसा मिला है, तो किधर दिखेगा? एंडोमेंट फंड आपका रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि पैसा मिला है, जो भी पैसा मिला है चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, वो डेबिट साइड में मिलेगा। लेकिन एंडोमेंट फंड क्या है? काइंड ऑफ गिफ्ट है। कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपका फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो काइंड ऑफ एक तरह से गिफ्ट के तौर पे उसको फंड दिया जा रहा है। तो गिफ्ट के तौर पे अगर दिया जा रहा है तो क्या ये रिसीट तो है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड तो दिखेगा, लेकिन क्या गिफ्ट कोई हर बार देता है क्या? क्या हर बार आपको कोई गिफ्ट मिलता है? नहीं। इसलिए ये कैसा रिसीट है? तो नॉन रेकरिंग नेचर का है, और अगर नॉन रेकरिंग नेचर का है तो कहाँ जाएगा? ये आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये रेकरिंग नेचर, अच्छा गिफ्ट रेकरिंग नेचर का हो भी नहीं सकता है। आप बर्थडे बनाते हो तो आपके बर्थडे में, बर्थडे में कोई गिफ्ट देकर के आपको जाता है, तो क्या आप साल में हर दिन अपना जो है बर्थडे मनाओगे? नहीं, हर दिन तो अपना नहीं बर्थडे मना सकते हो आप। इसीलिए जो आपका जो गिफ्ट मिलता है वो भी कैसा नेचर का है? नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो नॉन रेकरिंग नेचर की होने की वजह से ये कहाँ आ जाएगा? लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद एंडोमेंट फंड समझ में आया? मिला है पैसा गिफ्ट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे मिला है, हर बार नहीं मिलता है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब है आपका यहाँ पर एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। आप किसी भी संस्था में जाते हो, चाहे आप जिम में ही क्यों नहीं जाते हो, तो पहले क्या करता है? आपका एंट्रेंस फी होता है या एडमिशन फी। आप इंटर करोगे तो पहले आपको एक एंट्रेंस फी या एडमिशन फी देना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके मेंबर बनना चाहते हो तो एक तो आप लाइफ मेंबरशिप फी दे देते हो। लाइफ मेंबरशिप फी दे दोगे तो क्या होगा आपका? ये आपका नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। नॉन रेकरिंग नेचर का हो तो ये कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है? एडमिशन फी, अब आप एडमिशन ले रहे हो किसी संस्था में, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट, एक फ़ी आपको उसको संस्था को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फ़ी पे कि इसको हम रेकरिंग नेचर का रिसीट माने या कैपिटल नेचर का रिसीट माने, है ना? रेवेन्यू नेचर माने या कैपिटल रिसीट माने। तो ये डिपेंड करता है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि एडमिशन तो हर बार होता है, हर बार संस्था में हर समय आपका एडमिशन चलता रहता है, तो ये एक रेकरिंग नेचर का रिसीट है। देखिए एडमिशन या एंट्रेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के दिखेगा तो डेबिट साइड में, लेकिन अब ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, यानी ये रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ लोगों का कहना है कि ये रेकरिंग नेचर का है, क्योंकि एडमिशन तो संस्था में हर बार होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी एडमिशन अगर लेता है तो क्या हर बार एडमिशन लेता है या एक बार में एडमिशन लेता है? तो कोई भी एडमिशन एक बार ही लेता है, हर बार 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 तो आप एडमिशन, हर साल तो आप एडमिशन नहीं लोगे। एडमिशन तो कोई एक बार ही लेता है, बाकी एडमिशन के बाद क्या आप सब्सक्रिप्शन दोगे, चंदा दोगे उस संस्था को, लेकिन एडमिशन तो एक बार ही होता है। तो देखिए इसमें आपका ये दो भागों में बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे अगर कहता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो आप इसको रेगुलर नेचर का यानी रेकरिंग नेचर का इनकम मान लोगे, और अगर रेकरिंग नेचर का इनकम मानोगे तो फिर ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, और रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा तो फिर ये इनकम साइड में चला जाएगा। क्लियर है? देखिए कुछ नहीं कहता है और बात सही भी है, हर बार एडमिशन होता है। हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और संस्था में एडमिशन तो हर बार होते रहता है। तो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं होगा तो मतलब ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, यानी रेकरिंग नेचर का आपका पैसा जो है एक तरह से रिसीट है, रेकरिंग नेचर का इनकम है, तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर कहता है कि इसे कैपिटलाइज कर दीजिए, मतलब ये इसको आप कहेगा कि आप ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर ये चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है? कहाँ चला जाएगा?
लाइब्रेरी साइड में एडमिशन फ़ी चला जाएगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन में आपका गिवन रहता है वो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट ही इसको मान के बनाएंगे। अगर कहीं लिख देता है एडजस्टमेंट में या कहीं पर भी कि ये इसको कैपिटलाइज करना है, तो फिर लाइब्रेरी साइड में लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि ये फिर नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और जो भी नॉन रेकरिंग आइटम है वो यहाँ पे आता है बैलेंस शीट में। इसके बाद है आपका डोनेशन। डोनेशन को भी आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक है आपका जनरल डोनेशन और एक है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। थोड़ा सा जगह यहाँ पर, ठीक है। एक हो गया आपका जनरल डोनेशन, एक हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन क्या है? जैसे इंडोमेंट फंड है, गिफ्ट के तौर पे मिला आपको पैसा। अब फिर बोलिएगा डोनेशन क्या है, तो डोनेशन भी तो आपको पैसा मिला है, इसमें भी डोनेशन का मतलब क्या? दान राशि। इसमें भी दिया गया पैसा, इंडोमेंट फंड, लेकिन काइंड ऑफ गिफ्ट है, लाइब्रेरी साइड में चला गया। डोनेशन में दो हो गया आपका, एक है जनरल डोनेशन, एक है स्पेसिफिक डोनेशन। अब लोग दान करते हैं, दान से ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम तो डोनेशन भी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कहाँ से चलेगा? कोई आप प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हो, सेल तो कर नहीं रहे हो, तो डोनेशन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब डोनेशन लोग क्यों देते हैं? डोनेशन एक तो जनरल डोनेशन की ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, है ना, तो जनरल डोनेशन रहेगा तो ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू रिसीट है, तो इसको हम इनकम मान लेंगे। जनरल डोनेशन मतलब आपको दान राशि मिला है, आप उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप उस दान राशि मिला है, आप एनपीओ यानी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी जहां मर्जी उस पैसे को खर्च करिए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो जो जनरल डोनेशन है वो इनकम मान लेंगे, रेवेन्यू रिसीट मान लेंगे, और हम यहाँ पे इनकम साइड में दिखाएंगे। डोनेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है, लेकिन जाएगा कहाँ? अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम मान लेंगे। अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन है, साफ साफ लिख देगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। अगर डोनेशन मिला है, दान राशि मिली है, लेकिन कहीं भी खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि साफ साफ बता दिया गया है कि ये डोनेशन बिल्डिंग के लिए आपका दिया जाएगा, तो वो डोनेशन क्या है? बिल्डिंग बनाने के पर्पज से दिया जाएगा, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और जब स्पेसिफिक डोनेशन हो गया तो ये आपका जो है रेवेन्यू रिसीट नहीं हो जाएगा, बल्कि ये नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा। आपका स्पेसिफिक डोनेशन हर बार नहीं मिलता है, तो ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको दिखाओगे। स्पेसिफिक हो गया, एक बर्डन क्रिएट हो गया, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, सर पे एक बोझ हो गया कि इस पैसे को हम कहीं भी नहीं खर्च कर सकते हैं। आप अपने हाथ को बांध लोगे, अगर आप चाहोगे भी कि इस पैसे को जो लिया गया है बिल्डिंग के लिए कहीं और खर्च कर देते तो फिर बिल्डिंग कैसे बनेगा? इसीलिए जो पैसा आपने पकड़ा है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है यानी फॉर बिल्डिंग के लिए है या स्विमिंग पूल के लिए, कहीं किसी भी चीज़ के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो आप उस पैसे को निकाल के कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपने जो पैसा पकड़ा है वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है बात? तो जनरल है तो कहीं भी खर्च कर सकते हो तो इनकम है, स्पेसिफिक है तो कहीं भी नहीं खर्च कर सकते हो तो लायबिलिटी है, सर पे बोझ है ना? ये होगा आपका। क्लियर है बात? इसके बाद है आपका लेगेसी। तो डोनेशन कहाँ दिखेगा? रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड दिखेगा, क्योंकि वो तो इनकम है, कैश आया है डोनेशन के तौर पे। अगर कुछ नहीं कहा है तो जनरल है तो इनकम है, अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी है। जैसे आपके घर पे अगर आप कहीं भी रहते हो तो आपके घर पे ज़रूर आया होगा कि चंदा मांगने वाला, सरस्वती पूजा के लिए चंदा चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? 500 रुपये या 1000 रुपये देते हो पूजा के नाम पे, सरस्वती पूजा के नाम पे। तो वो कैसा आपका, आपने जो सहायता राशि दी उनको, आपने जो एक तरह से डोनेशन दिया कहो उनको, सहायता राशि, दान राशि जो आपने दिया, वो क्या स्पेसिफिक है या जनरल है? वो स्पेसिफिक है, क्योंकि उससे सरस्वती पूजा जो आप कर रहे हो उसी में आप खर्च करोगे, तो वो स्पेसिफिक हो गया। उस पैसे को आप क्या कहीं भी खर्च कर सकते हो कि हम पैसा पकड़ लिए हैं और कहीं और खर्च कर देते हैं? नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया है आपने सरस्वती पूजा का, तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। आप उस पैसे को कहीं नहीं, आप हमसे डोनेशन मांगने आए,
बोलिए कि हम एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए कुछ सहायता राशि आपको चाहिए। हमने अपने पॉकेट से बोला कि लो मंदिर बनाने के लिए, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने आपको 1000 रुपये निकाल करके दे दिया। अब आप उस पर्पस को, उस पैसे को 1000 को कहीं भी खर्च करोगे? नहीं। आपने 1000 जो अपने हाथ में पकड़ा है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है कि आप उस पैसे को मंदिर बनाने में ही खर्च करोगे, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। इसीलिए वो जो डोनेशन मैंने आपको दिया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर, यहाँ पर आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, वो डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर जो भी है आपका, तो यहां पे जाएगा। इसके बाद है आपका लेगेसी। डोनेशन ही है। इंडोमेंट फंड क्या है? देखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इंडोमेंट फंड काइंड ऑफ गिफ्ट, मिला ही है पैसा, दान राशि के रूप में ही मिला है, लेकिन गिफ्ट के रूप में मिला है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। डोनेशन में हम देखेंगे जनरल है तो इनकम, स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी। लेगेसी भी क्या है आपका? तो लेगेसी भी जो है आपका एक तरीके से डोनेशन ही है। अंतर क्या है दोनों के बीच में, डोनेशन और लेगेसी के बीच में? एक, आप जो है मरने से पहले, यानी आप जिंदा हो तो आप पैसा डोनेट कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, है ना। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप दान राशि देते हो, तो जिंदा रहने पे। लेकिन लेगेसी क्या है आपका? मरने के बाद आप जो है अपने विल से, अपनी इच्छा से एक वसीयतनामा बना करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा डोनेट करोगे, दे दोगे। जब तक हम जिंदा है वो मेरे पास है, लेकिन मरने के बाद जो है ये किसी एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाएगा। ये मैंने एक वसीयतनामा बना दिया है। तो मरने से पहले जो हमने काम किया वो मेरे डोनेशन है, लेकिन एक विल बना करके कि मेरे मरने के बाद जो है ये किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम को चला जाएगा, मेरी करोड़ों रुपया की संपत्ति जो है हम उसको डोनेट कर देंगे, लेकिन जिंदा रहते नहीं, अपने डेथ के बाद, मरने के बाद हम दे देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे तो बहुत कमा लिए हैं, लेकिन काइंड ऑफ उनके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिनको वो पैसा दे पाए, ना ही उनके बच्चे हैं और ना ही कोई ऐसा मेंबर है जिनको वो ये सारे पैसे दे पाए। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम ठीक से रहना चाहते हैं, मेरे मरने के बाद ये हम, मेरा सारा प्रॉपर्टी या जितना भी मेरा कैश है वो सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो देखिए, लेगेसी जो है वो आपका मरने के बाद, क्या हर कोई ऐसा करता है? क्या हर कोई अपना विल बना करके या मरने के बाद कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी एनपीओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए? हर कोई ऐसा नहीं करता है। इसीलिए ये जो आपका लेगेसी से जो इनकम है, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा, आपका एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। लायबिलिटी मतलब एक कैपिटल रिसीट है आपका, नॉन रिकरिंग नेचर का है, हर कोई ऐसा नहीं करता है। तो नॉन रिकरिंग नेचर का अगर कोई भी है तो वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। इसलिए लेगेसी जो है हमेशा लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा। ठीक है बात? तो जनरली आपका ये लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा, हम इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। और क्या है इसमें, समझ में आ रहा है बात? ये लायबिलिटी साइड दिखेगा। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड एसेट। आपने ओल्ड एसेट को बेच दिया, ये भी है आपका पुराना कोई एसेट पड़ा हुआ था, मान लो कि 5000 रुपये का कोई एसेट पड़ा हुआ था, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा वो एसेट। 5000 में से आपने क्या किया, 1000 का एसेट को निकाला और 1000 के एसेट को निकाल लिया, तो अब कितने का एसेट बचा? 4000 का। तो 5000 माइनस 1000, 4000 आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। अब मान लीजिए कि जो आपका 1000 का जो आपने निकाला है एसेट, उसको बेच दिया 400 रुपये में, तो 600 रुपये का नुकसान हो गया। तो 600 रुपया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखेगा। ठीक है, लॉस हो गया ना, तो लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, है ना। तो आपका कहाँ दिखेगा? इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आपका वो लॉस दिखेगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ जो भी फर्नीचर होगा वो, या कोई भी फिक्स एसेट होगा, वो आप यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाओगे। क्लियर है बात? 5000 का है, एसेट साइड में दिखेगा 5000, 1000 का निकाल के बेचा, माइनस 1000, 4000 का, और जो लॉस हो गया, मान लिया फर्नीचर ही बेचा, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर आपका यहाँ पे डेबिट साइड में दिखेगा, कितना? 600 रुपये में। क्लियर है? ये होगा आपका। ठीक है,
इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब देखिए, कुछ रद्दी का अखबार होता है जिसको आप बेचते हो और ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। रद्दी का अखबार जो है या प्लास्टिक का बॉटल वगैरह जो है, ये सब भी आप क्या करते हो, बेचते हो। तो कहाँ दिखाओगे इसको आप, है ना? कहाँ दिखाओगे इसको आप? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। रद्दी का अखबार पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, उसको बेच दिया। जैसे घर पे दीपावली के टाइम पर क्या करते हो, जितना भी घर का कचरा है, रद्दी अखबार है, वो सब कुछ बेचते हो तो कुछ इनकम हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो न्यूज़पेपर आते रहता है आपका, वो सबको अखबार को, रद्दी के अखबार को बेच देते हैं आप, तो एक आपका काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट है, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। रेवेन्यू है, हर बार आप कुछ ना कुछ अखबार, रद्दी का सामान बेचते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम होता है, जैसे कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ के लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अगर आप अनाथ आश्रम की बात करें तो उनको मोटिवेट करने के लिए, कुछ स्पीच वगैरह देने के लिए आप बाहरी लोगों को बुलाते रहते हो, तो उनके सम्मान में अगर आप कोई पैसा खर्च करते हो तो वो कहलाता है पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम जो है अगर आप करते हो तो वो आपका पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा, और ये रेवेन्यू नेचर का जो है वो एक्सपेंस है, तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड में दिखेगा। ये होता है आपका, ठीक है। एक बार जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे तो पूरे फॉर्मेट को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर जितने टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं उतने टर्म्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, उतने इंपॉर्टेंट आइटम के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ और भी इसके अंदर होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते बनाते सबको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।